अच्छा जी बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद अ न्यू एपिसोड ऑफ फिजिक्स। तमाम देखने वाले मेरे बच्चों को UGI ऑफिशियल पोर्टल के अंदर खुशामदीद और मेरा सलाम। अच्छा जी, प्रीवियसली वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट एंगुलर मोशन। हमने पिछले लेक्चर में डिटेल डिस्कशन की है ऑन एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज प्रूफ किए, फिर हमने बात की एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। अभी तक हम लोग इन 3 टॉपिक्स पे, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कुछ 1-2 प्रूफ्स हैं और एंगुलर वेलोसिटी है, इन पे डिटेल्ड डिस्कशन अपनी कर चुके हैं। अब से ऑनवर्ड वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन जी, एंगुलर एक्सेलरेशन को स्टडी करने से पहले ज़रा अपने जहनों में रिवाइज कीजिए एक्सेलरेशन क्या होती है। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट डू यू थिंक, डू यू हैव एनी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एक्सेलरेशन इन योर माइंड। चैप्टर नंबर 3 का तीसरा या चौथा टॉपिक था जिसमें हमने एक्सेलरेशन के ऊपर बात की थी। लेकिन जरा आप गौर से सुनिएगा, हम एक्सेलरेशन क्या कहते थे कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली को एक्सेलरेशन से जाहिर किया जाता था। तो अपनी बात को रिपीट करता हूं, इफ अ बॉडी इज मूविंग with a variable velocity, with a changing velocity, then the change in velocity per unit time, change in velocity per second is called as acceleration. But now we are talking about a body moving in a circular path, और मान लें कि ये बॉडी सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे पंखा बहुत तेज़ हो गया, फिर स्लो डाउन हो गया, फिर बहुत तेज़ होता चला जा रहा है, तेज़ होता चला जा रहा है। सो इसकी घूमने की वेलोसिटी बोले तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में आप एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। यू विल डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन एज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन बोले तो अल्फा। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू, ये जो आपने डेल्टा ओमेगा लिखा है, डेल्टा ओमेगा हो सकता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। सो अगर आप इसको इसके यूनिट्स बनाना चाहें तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, द यूनिट्स विल बी, यूनिट्स की हेडिंग मैंने साथ ही यहाँ पे दे दी ताकि यहाँ पे हम यूनिट्स को फटाफट डिराइव कर लें। ले जी, इसके यूनिट्स क्या होंगे, ओमेगा के यूनिट्स, ओमेगा इज मेजर्ड इन रेडियंस पर सेकंड, पिछले लेक्चर में बताया था टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स, तो ये बन गए रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। इसको हाईलाइट कर लें। हाँ जी, अब इसकी नेचर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस क्वांटिटी। This angular acceleration is always going to be vector। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन कहां होती है। याद रखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये वेक्टर 2 किस्मों का होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इट इज, एक तो ये पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकती है और एक ये नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकती है। समझाता हूं कैसे। आपकी बात आपने बड़े गौर से सुननी है, मेरा हर बच्चा, कोशिश करूंगा इस बात को रिपीट भी कर दूं ताकि सबके दिमागों में, सबके जहनों में आ जाए। मैंने कहा ये एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो इस वेक्टर की 2 किस्में हैं। ये एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होती है, ये नेगेटिव भी होती है, जिस तरह एक्सेलरेशन होती थी। ये पॉजिटिव कब होगी, देखो, आपने पंखे का स्विच ऑन किया, पंखा घूमना शुरू हुआ। शुरू में पंखे की वेलोसिटी कम थी, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी में इजाफा क्या है, पॉजिटिव। सो इस केस में कहोगे एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव। एंगुलर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां पे है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होती है, इसको डब्बे में करते हैं बंद और देखते हैं व्हेन इट इज पॉजिटिव।
इट इज पॉजिटिव व्हेन एंगुलर वेलोसिटी w ओमेगा इज इंक्रीजिंग। जब ओमेगा बढ़ रही होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इसकी डायरेक्शन भी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हेन इट इज नेगेटिव। ये नेगेटिव कब होगी? जिस तरह छोटे होते आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन का पढ़ा था, रिटार्डेशन का पढ़ा था। नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कब होती थी? अब मान लो कि वो आपने पंखा बंद कर दी है, पंखे की स्पीड तेज है, अब स्लो होती जा रही है, आहिस्ता होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। सो इस केस में what is the change in velocity? The change in velocity is negative. शुरू में तेज थी, वेलोसिटी ज्यादा थी, आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी कम होती जा रही है। The change in velocity is negative. बात समझ रहे हो बच्चों? ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केस में जब एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही हो, एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है। सो डब्बे में बंद करके लिख देते हैं when omega is decreasing, when omega is decreasing angular acceleration becomes negative. राइट, गॉट दिस पॉइंट बच्चों? बात समझ में आ गई? लो भाई, चीजें क्लियर हो गई। अब इससे आगे मूव ऑन करते हैं। हमें पता चल गया एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है जी। इट इज डेल्टा ओमेगा बाय टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसके यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। इसको ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी भी लिखा जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब होती है? जब ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो, ये पॉजिटिव होगी। जब ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही हो, इट विल बिकम नेगेटिव। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो डिस्कस होने वाला रह गया, दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन पे बात आई तो फिर बात कर लेते हैं। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे की थी कि भाई बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली तो आ रही है, मगर एक सेकंड में, एक यूनिट टाइम में आने वाली तब्दीली का नाम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एक यूनिट, बहुत छोटे से वक्त में, एक छोटे से लम्हे में बॉडी की वेलोसिटी में जो तब्दीली आई, उस छोटे से लम्हे के लिए एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी, दैट इज instantaneous angular acceleration. But how will you define it? You will define it limiting value of delta omega over delta t, where delta t approaches to zero. The value, आगे आप लोग खुद लिख लोगे, the value of angular acceleration is called as instantaneous angular acceleration. इसके फॉर्मूला की तरफ, इसके रिलेशन की तरफ आओ। अल्फा इंस्टेंट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और यहां पे देखो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, राइट। सो इसके बन गए ये आपके पास इसके रिलेशन, इसका फार्मूला आ गया, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। बस थोड़ी सी बात और इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे करनी है। अच्छा जी, इसके बाद जो अगली बात करनी है बड़ी अहम, दैट इज द रिलेशंस की हेडिंग डाल देता हूं। ये कौन से रिलेशंस हैं जी? आप बेहतर समझ सकते हैं रिलेशंस को। ये आई मीन रिलेशंस हैं, द रिलेशन बिटवीन, सबसे पहला है द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ भाई कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आए और डिस्प्लेसमेंट भी आए। एक ही बड़ा अहम फॉर्मूला कल हमने जिसका प्रूफ भी किया था, द फॉर्मूला इज एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। सो पहली बात, पहला रिलेशन क्लियर हो गया, जस्ट कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद t, इसको टाइम पे डिवाइड कीजिए विद t ऑन बोथ साइड्स, व्हाट इट विल बिकम,
It will become something like this: S over T, displacement per unit time R थीटा बाय टी. सो इसको यूं लिखा जा सकता है, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी जो थी वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम थी. सो दिस S ओवर T कैन बी रिप्लेस्ड बाय V. तो इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल्स टू R थीटा बाय टी. थीटा बाय टी क्या होता है? ओमेगा. सो आपके पास एक और रिलेशन आ गया. नाउ दिस रिलेशन इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. ये किसका रिलेशन है? ये वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है. ये लाइन जरा टेढ़ी लग रही है तो जरा सीधी कर देते हैं. ठीक है जी. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई. अब नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 with t on both sides, इसको टाइम पे डिवाइड कर दे दोनों तरफ. व्हाट इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा? v velocity per unit time is equals to r angular velocity per unit time. So velocity per unit time, change in velocity per unit time is given by acceleration a, right? A is equals to r. Omega by t is angular acceleration. So we have got another formula. हमारे पास एक और फॉर्मूला आ चुका है और लाइन फिर टेढ़ी लग गई है. So we have got another formula. So we have got another formula. A is equals to r alpha. ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान है. कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3. इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए. आपके पास तीनों रिलेशंस पूरे हो गए. वन इज S इज इक्वल्स टू r थीटा, other one is V is equals to r omega, the third one is A is equals to r alpha. Now you have got the relation where displacement and angular displacement are there in a single relation, जहाँ पे velocity और angular velocity एक single relation में, जहाँ पे acceleration और angular acceleration एक single relation के अंदर मौजूद हैं. अब आपके पास तीनों relations आ चुके हैं. अब आगे चलते हैं. मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी सी जगह मौजूद है. मैंने बात करनी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे. यस आई कैन डू दैट. अगर मैं ये वाली बीच में नोटेशन मिटा दूं तो मैं इस जगह को इस्तेमाल कर सकता हूं. So we are going to talk about now on equations of motion मोबाइल की, लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लो, नज़र बेहतर आएगा ज़रा. सो इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन है जनाब जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन के लिए थी. वो क्या थी? आप पढ़ते थे वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. इसे लिखा जाता है कुछ इस तरह से. वी एफ है तो ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी. बात पल्ले पड़ती है बच्चों. सर्कुलर मोशन के लिए वही इक्वेशन कुछ इस तरह से रीराइट की जा सकती है. गॉट इट? उम्मीद है बात समझ में आई, क्योंकि मैं अब ऐसी स्क्रीन पे उम्मीद ही कर सकता हूँ अल्लाह से और दुआ ही कर सकता हूँ. फिर सेकंड इक्वेशन थी आपकी S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको मॉडिफाई करके S की बजाय कर लो थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मुतबादिल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर. सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस. ये इस तरह से लिखी जा सकती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी? थर्ड इक्वेशन इज 2as is equals to vf square minus vi square. So it can be written as 2 alpha theta is equals to omega f square minus omega I का square. So उसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं. आपके पास तीनों इक्वेशंस के लिए तीनों
सर्कुलर इक्वेशन के वर्जन्स आ गए। तीनों जो लीनियर इक्वेशंस थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन की थी, उनके सर्कुलर मोशन के वर्जन्स मैंने आपके सामने लिख दिए। इनको नोट डाउन कर लें, अपने पास लिख लें, अपने पास उतार लें। आगे चलते हैं जी। अगला टॉपिक यार टिपिकल है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो ज़रा साथ साथ करना। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द टॉपिक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग फॉर दिस चैप्टर। सर जी मैं थोड़ा सा पीछे से लिखना शुरू करूँगा, थोड़ा सा पीछे से लिखना शुरू करूँगा क्योंकि टॉपिक लंबा है। लें जी, इजाज़त मिल गई, काम शुरू करते हैं। द टॉपिक इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ये टॉपिक है। हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन साबित करना है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपने चीज़ें बड़े गौर से सुनी है, टॉपिक ज़रा लेंथी है। कोशिश करूँगा कि एक ही दफ़ा वाइट बोर्ड पे क्लियर हो जाए ताकि आपको शुरू में समझ आ जाए, शुरू से लेके एंड तक कैसे लिखना है। इट वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या मुराद है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो आप छोटे होते जिस तरह वो पत्थर के साथ धागा बांध के ऐसे घुमा के गुडियां लुटा करते थे, जिसको आप क्या कहते थे, कांटी कहते थे। कांटी ऐसे घुमा के वो गुडियों पे डाला करते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन के घर फेंका करते थे, ऐसे बांध के बाद में मांगने जाया करते थे। तो वो जब आप पत्थर के साथ डोर बांध के ऐसे से हाथ से घुमा रहे हैं, यू कैन फील द फोर्स ऑन योर हैंड। अभी भी कभी करके देखिएगा, उस एक धागे के साथ, एक डोर के साथ, को एक लंबी सी रोप के साथ कुछ चीज बांध के घुमाना शुरू कीजिएगा, यू विल फील अ सर्टेन फोर्स ऑन योर हैंड। दैट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट फोर्स required by that object to move in a circular path। ये वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो सर्कुलर पाथ में घूम सके। अगर ये फोर्स ना हो, अगर ये फोर्स माइनस हो जाए, अगर ये फोर्स ख़त्म हो जाए, द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जिस तरह मान लीजिए कि वही धागे के साथ आप पत्थर बांध के घुमा रहे हैं, अचानक वो धागा टूट जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स धागे के जरिए लग रही थी, धागा टूट गया। जब धागा टूट गया तो क्या पत्थर घूमता रहेगा? नहीं, वो सामने वाली आंटी के घर जाके गिरेगा। फिर आप उन्हें जाके माजरत करेंगे, आपके मकसद कुछ और थे, आपने जान के फेंका उधर पत्थर, मुझे सब पता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। हम जानते हैं कि फोर्स का एक ही फॉर्मूला चाचा न्यूटन हमें दे गया, दैट फॉर्मूला इज F इज इक्वल्स टू ma। अगर हम चाहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाए तो हमें किसी तरह एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स की हेडिंग डाल के लिखोगे उसकी डेफिनेशन। यार मैं ना आपको वैसे लिखता हूँ, ठहर जाओ जरा। सबसे पहले लिखोगे इसकी definition। the first heading will be the heading of definition। definition के बाद आप लिखोगे भाई फोर्स तो होती है एक ही, F is equals to ma। अगर आपको A की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाए, that acceleration is, which acceleration is I am talking about? centripetal acceleration। अगर वो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता चल जाए तो आप इस इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एक केस पढ़ना पड़ेगा, एक केस स्टडी करना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हेडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स पहली हेडिंग, उसी के नीचे सब हेडिंग आ गई डेफिनेशन की। डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन लिखने के बाद बताया फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला बताने के बाद बताया कि अब आप करने के लगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने लगे हो, तो नेक्स्ट हेडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो देखो, मानो कि ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक बॉडी ट्रेवल कर रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगली सारी की सारी बड़े गौर से देखनी है आपने।
सो बॉडी ने सफर शुरू किया अपना पॉइंट पी से, आपकी किताब में इसको पॉइंट ओ लिखा हुआ है, इसको पॉइंट ए लिखा हुआ है, इसको पॉइंट बी लिखा हुआ है, उसको किताब वाले नोटेशन यूज करते हैं। बॉडी ने सफर शुरू किया, पॉइंट ए से मूव किया, पॉइंट ए से ट्रेवल करती करती पॉइंट बी तक चली गई। अब बात बड़े गौर से सुनिएगा, हर पॉइंट पे बॉडी की जो लीनियर वेलोसिटी है, देखो बॉडी सर्कल में तो मूव कर रही है, इसकी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी तो होगी, लेकिन बॉडी की हर पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी भी है, जिसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है दिस वन, इस पॉइंट पे देखूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दिस वन, कुछ इस तरह से। ये v1 कह देता हूं, इसको वेलोसिटी को v2 कह देता हूं, कुछ इस तरह से लिखता हूं, ठहरिएगा जरा, इसको v1 कह दिया, इसको v2 कह दिया। अब गौर कीजिएगा ज़रा, ये बीच में से इतना बड़ा बीम हटा के ज़रा साइड पे लिख देते हैं, वो बीच में वक्र ही अजीब सा ही लग रहा। अच्छा ये आ गया भी। अच्छा अब याद रखिएगा, ये जो बॉडी है इट इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मगर हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। जिस तरह मैंने यहाँ पे डायरेक्शन लिखाई v1, यहाँ पे डायरेक्शन v2 है, दैट चेंज इन डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस डेल्टा v। जो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है इसको डेल्टा v से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। दो ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं? एक ये ट्राइंगल जो मैंने रेड से बनाई हुई है, ये ट्राइंगल कुछ इस किस्म की है, यू कैन सी हियर, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं इससे, राइट, दिस इज O, दिस इज A, दिस वन इज पॉइंट B, और ये A B, ये जो आर्क है, आर्क लेंथ को आपको पता है S से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो आर्क लेंथ है दिस वन, इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ट्राइंगल तो ये है आपके पास। दूसरी ट्राइंगल ये ब्लैक वाली है, इस V2 को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, पीछे की तरफ बढ़ाना शुरू करूं, तो इट विल मीट एट पॉइंट A। आपके पास ट्राइंगल बनेगी कुछ इस किस्म की, जरा देखिएगा, समथिंग लाइक दिस, वेयर दिस इज where this is डेल्टा V, ये V1 है, ये V2 है। गौर कीजिएगा, ये जो V1 और V2 है इनकी वैल्यू सेम है। मैंने कहा मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले तो V1 हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ V2। इनमें फर्क सिर्फ और सिर्फ डेल्टा V यानी डायरेक्शन का था। लो भाई, हमने कुछ चीजें एक्सप्लेनेशन में अज्यूम कर ली, अब एक्सप्लेनेशन से आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स। इन दो ट्राइंगल्स के ऊपर बात करनी है हमने। पहले तो बताया ना, हमारा असल मकसद है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होती क्या? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे ही है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हम पहले ही कह चुके हैं, F = ma को। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो t का फॉर्मूला, t का वेरिएबल है, इससे जान छुड़वाएं। हम सब ये जानते हैं, वी ऑल नो दैट के वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग and equation number 2, what it will become, क्या बन जाएगा? It will become something like this, A is equals to delta V, T की जगह आ जाएगा S over V। अगर आप इसको अरेंज करें, it will become A is equals to V delta V over S। अब मुझे ये जो मेरे पास आई, this is called as equation number 2, मुझे equation number 3 सॉरी, मुझे इस equation number 3 में से डेल्टा V से भी जान छुड़वानी है ताकि एक स्पेसिफिक फार्मूला मेरे पास आ जाए। आई कैन सी टू ट्राइंगल्स, यानी कि आई हैव गॉट टू ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल है मेरे पास OAB, बात बड़ी अब है, मैं गौर से सुननी है। एक ट्राइंगल OAB, दूसरी ट्राइंगल V1 V2 डेल्टा V, एक V1 V2 डेल्टा V की ट्राइंगल और एक ट्राइंगल मेरे पास OAB।
अगर मैं इनको मिटा के ज़रा थोड़ा सा करीब लिख दूँ ताकि जगह मेरे पास उधर बच जाए ज़रा। These two triangles are similar triangles। ये जो दोनों ट्राइंगल्स मैंने आपके सामने लिखी, एक ट्राइंगल है OAB और एक ट्राइंगल है V1, V2 और डेल्टा V। These two triangles are similar triangles। अब सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए एक बात याद रखिएगा, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल्स इन विच द रेशियोज ऑफ सिमिलर साइड्स आर इक्वल। मैं यहां पे लिख देता हूं, कहीं पे कहां लिखूं यार, अभी जहन में घुसा लो, समझाता हूं क्या होता है, अभी लिखने की जगह नहीं मेरे पास। सिमिलर ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल्स इन विच द रेशियोज ऑफ सिमिलर साइड्स आर इक्वल। यानी कि अगर तो इस साइड की रेशियो लूं इस साइड के साथ, ये है S और O, ये देखो क्या है, रेडियस है ना R, यानी कि ये हो गया R, यानी कि AB ओवर OA, इस ट्राइंगल में AB ओवर OA इसकी रेशियो आनी चाहिए, ये AB था, इसकी सिमिलर साइड कौन सी होगी? डेल्टा V। डेल्टा V ओवर V1 के। सो सिमिलर साइड्स की रेशियो AB ओवर OA मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर V। सिमिलर साइड्स की रेशियो हमेशा इक्वल होती है, इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज, ऐसी ट्राइंगल्स जिनमें ये चीज फॉलो हो रही हो उन ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स कहा जाता है। गॉट माय पॉइंट? सो लिहाजा क्योंकि V1 V2 बराबर है तो मुझे V1 लिखने की जरूरत नहीं, दे आर सेम, सो आई एम जस्ट राइटिंग V। अब AB की वैल्यू पुट करो, AB क्या है S, OA क्या है R, तो ये बन जाएगा S ओवर R, छोटा r, S ओवर R इज इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर V। What is delta V? Delta V will become S over R into V. Now you have got this equation, this is another equation। ये डेल्टा V की वैल्यू आपके पास निकल आई। पुट डेल्टा V in किधर? पुट डेल्टा V in, yes this one, put delta V in इक्वेशन नंबर 3। मैंने क्या कहा था? इस इक्वेशन से डेल्टा V से जान छुड़वानी है, इस इक्वेशन में डेल्टा V से जान छुड़वानी है। क्या बन जाएगा? A इज इक्वल्स टू V, डेल्टा V की जगह डेल्टा V की वैल्यू क्या है? ब्रैकेट लगाई, S V ओवर R, नीचे क्या था? S, नीचे वाला S इससे कट जाएगा, A will become V square over R। So which A it is? It is angular, it is centripetal acceleration। ये कौन सा A, कौन सी एक्सेलरेशन आई? ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आई, ये वही एक्सेलरेशन आई जिसका शुरू में हमने तकादा किया था कि हमने फाइंड क्या करनी है, हमने सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सो भाई एंड पे लिख देता हूं, जब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आ गई, जब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आ गई, FC आ गई, तो AC आ गई, तो FC सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होगी? MAC। वैल्यू पुट करो, FC इज इक्वल्स टू MAC की जगह V स्क्वायर ओवर R। सो आई हैव गॉट द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स। वो जो बचपन में बड़े मजे से लिख देते थे, सेंट्रिपेटल फोर्स होती है MV स्क्वायर ओवर R, वो आज आपने खुद भी ड्राइव करके देख ली, वो MV स्क्वायर ओवर R आखिर बचपन में जो बड़े आराम से लिख लिया करते थे, आज आखिर कैसे आया। सो दिस इज द डेरिवेशन डन हियर इन फ्रंट ऑफ यू। इसको जरा करें नोट, दो बातें मजीद, फिर उसके बाद आज मैं आपकी जान यहां पे छोड़ दूंगा। इसको जरा नोट कर लें। उम्मीद है कि आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लेंगे। आई कैन ट्रस्ट ऑन यू। सो मुझे वापस इसी जगह पे आना पड़ेगा, इसी जगह पे दो बातें करने के बाद मैं बोर्ड को ऐसे ही छोड़ दूंगा। सो हमारे पास सेंट्रिपेटल फोर्स डेफिनेशन लिख ली। सर जरा कैमरा घुमा दीजिएगा इधर मेरी तरफ, बस ये थोड़ी सी जगह इधर ही रह गई है मेरे पास और इधर ही मैंने बात वाइंड अप करनी है। ये साइड पे कर दूं, ठीक है?
सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। ये आपके पास अभी फार्मूला है जो आपने साबित किया। मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। ये फार्मूला है मेरे पास लीनियर वेलोसिटी के लिए, मगर बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसके पास वेलोसिटी है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी यानी ओमेगा। तो मुझे ओमेगा का फॉर्मूला चाहिए कोई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया कि भाई v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा भी होता है। सो मेरे पास तो मसला हल हो गया। आई हैव ऑल द फार्मूलाज, ऑल द नेसेसरी फार्मूलाज, तमाम ज़रूरी चीज़ें तो मेरे पास मौजूद हैं। तो v की जगह v की पुट कर दो वैल्यू, इट विल बिकम fc इज इक्वल्स टू m, v की जगह आ जाएगा r ओमेगा का होल स्क्वायर ओवर r। इट विल बिकम fc इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r, एक r काट दो, fc इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर। सो आपके पास दो फार्मूलाज आ गए। एक ऊपर वाला फार्मूला थोड़ा साफ करके लिखते हैं क्योंकि इसको डब्बे में बंद करना है, बड़ी अहम बात है। एक है जी mv²/r का फार्मूला, एक फार्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला। होप इट इज विजिबल टू यू, अदरवाइज इसको कर दिया जरा साइड पे। इट इज विजिबल, अब क्लियर है? पहले डाइस आगे आ रहा था मेरा ख्याल। सो इसको डब्बे में जरा किया बंद। अच्छा जी, सो दिस इज mr ओमेगा स्क्वायर। अब जरा गौर करो यार बच्चों, थोड़ा गौर से देखो। इस फॉर्मूले में देखो तो लगता है फोर्स और r, फोर्स और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो मैं ये वाला रिलेशन मिटा दूं अगर, तो ऐसा महसूस होता है जैसे fc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इस फॉर्मूले को देखूं तो ऐसा महसूस होता है fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है। तो भाई माजरा क्या है? अगर पेपर में पूछ ले, एमसीक्यू में पूछ ले, सेंट्रीपिटल फोर्स में और रेडियस में रिलेशन क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? डायरेक्ट या इनवर्स? मुझे पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स में और रेडियस में एक जगह इनवर्स रिलेशन लग रहा है, एक जगह डायरेक्ट रिलेशन लग रहा है। तो करेक्ट रिलेशन क्या है? याद रखो, याद रखो। अगर नहीं कवाली निकल आई अंदर से, याद रखो। अगर तो पूछे इस तरह से, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड रेडियस विद रिस्पेक्ट टू लीनियर वेलोसिटी? भाई फोर्स और रेडियस में लीनियर वेलोसिटी के लिहाज से क्या रिलेशन है? तो लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन ओमेगा वाला है कि v वाला? v वाला। लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन v वाला है, तो v के लिहाज से कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। और अगर पूछ ले व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड रेडियस विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में ये वाला रिलेशन, इसके मुताबिक डायरेक्ट रिलेशन। ले जी, दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। मुकम्मल सारी डिस्कशन कर ली, अब इसमें से कुछ नहीं बचा। यहाँ पे दें मुझे इजाज़त। अपना अपने घर वालों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।